अंडमान की सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी का भाव संस्कृत शब्द काल से बना है, जिसका मतलब है समय या मृत्यु। काला पानी शब्द का मतलब मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। काला पानी यानी स्वतंत्रता सेनानियों को उन अनकही यातनाओं और ऐसी भयानक तकलीफों का सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजना, जो मौत से भी बदतर था। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं को यहाँ कैद किया गया था, जैसे बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला, वीओ चिदम्बरम पिल्ले, और अब भारत के महान क्रांतिकारी स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी को यहाँ रखा गया था। इस जेल में कई लोगों का साहस टूट जाता था और वे अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देते थे, पर सावरकर जी किसी और ही मिट्टी के बने थे। जब उन्हें काले पानी की सजा के लिए ले जाने की तैयारी की जाने लगी थी, तो उस समय उनकी 19 वर्षीय पत्नी उनके सामने आकर बहुत रोई। अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर सावरकर जी ने उन्हें समझाया कि वे चिंता ना करें। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो उनकी मुलाकात फिर से होगी, और उन्हें धैर्य रखने को कहा। ये सब सुनकर उन्होंने सावरकर जी से कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। इससे ज्यादा सुख की बात क्या हो सकती है कि मेरा वीर पति अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए एक कठोर साधना कर रहा है। सावरकर जी और उनकी पत्नी के बीच में ये बातचीत डोंगरी जेल बंबई में हुई थी, और इसके बाद उन्हें यहाँ से निकालकर भाईखला जेल ले जाया गया, जो बंबई में ही था। इस जेल में सावरकर जी के छोटे भाई भी थे। सावरकर जी को इस बात का बहुत गर्व था कि वे 3 भाई थे, और वे तीनों ही अपने वतन के लिए देशभक्ति की भावना के कारण जेलों में कैद थे। सावरकर जी के बड़े भाई इस समय काला पानी भेजे जा चुके थे, और अब बारी थी सावरकर जी की, और एक दिन उन्हें भी जलयान से काला पानी भेज दिया गया, जहां उन्हें काल कोठरी में रखा गया था। यहाँ का जेलर आयरिश था और उसका नाम था बारी। सावरकर जी ने अपने पहले दिन के बारे में कुछ इस तरह लिखा कि जमादार मुझे 7 नंबर क्रमांक की बैरक की ओर लेकर चल पड़ा। उस रास्ते में पानी का एक टैंक था। मेरा शरीर समुद्री यात्रा करते करते पसीने और मैल से भर गया था। मुझे नहाने की अनुमति मिल गई थी और मैं बहुत खुश हुआ, और जैसे ही मैंने नहाने के लिए कटोरी से पानी लेना चाहा, तो जमादार ने चिल्लाकर कहा कि ये काला पानी है, यहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। जब मैं आज्ञा दूं तो तुम तब पानी लेना। कुल मिलाकर तुम्हें सिर्फ 3 कटोरे पानी से नहाना होगा। दोस्तों, अंग्रेजों ने हर तरफ अपना आतंक मचा रखा था, और काला पानी में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वे इतने शातिर दिमाग के थे कि काला पानी में जिन लोगों को नौकरी दे रखी थी, उन्हें भी इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता था कि उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों के साथ कितनी क्रूरता और निर्दयता से व्यवहार करना है। वे चाहते थे कि भारतीय क्रांतिकारी अंदर से टूट जाएं, और जब वे वापस अपने वतन लौटें तो दूसरे क्रांतिकारियों को भी वे यहाँ के अत्याचार के बारे में बताएं, जिससे वे ये क्रांति का मार्ग छोड़ दें और अंग्रेजों की गुलामी करने लग जाएं। लेकिन महान लोगों की भी एक खूबी होती है जो उनको अनोखा बनाती है। उनके जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति आए या फिर वे किसी भी हालात में रहें, वे उसी को ही अपने अनुकूल बना लेते हैं और अपने आप को उस सांचे में ढाल लेते हैं। सावरकर जी ने भी सोच लिया था कि इस बंदी गृह को वे अपना महल बनाकर रहेंगे और यहाँ काव्य रचना करेंगे। यहाँ का जेलर बारी बहुत क्रूर था और सब कैदी उससे बहुत डरते थे। अपने कारावास को लेकर सावरकर जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मेरा आजीवन कारावास। उस किताब में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों पर किए गए क्रूर अत्याचारों का व्याख्यान किया है। इस किताब में उन्होंने ये भी बताया है कि राजनीतिक कैदियों को वहां पर सख्त से सख्त काम दिए जाते थे। कोठरियों में बंद कर दिया जाता था जहां कैदी ओल्हू चलाते थे। थोड़ी देर के लिए उन्हें खोला जाता था ताकि वे रोटी खा लें, और इस बीच अगर कोई कैदी अपने हाथ पैर धोने की कोशिश करता या फिर थोड़ी देर धूप में बैठना चाहता तो उसे नंबरदार से गंदी गंदी गालियां सुननी पड़ती थी।
अगर किसी राजनीतिक कैदी का स्वास्थ्य खराब भी हो तो भी उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाती थी। यहाँ तक कि हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता था और पूरे दिन में सिर्फ 2 कटोरी पानी पीने का हुक्म था। नहाने के बारे में तो सोचना भी पाप था। जेल में इतना दिल दहलाने वाला माहौल था कि बाहर अगर कोई उसे सुनता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। 100 कैदियों में से कुछ एकाध लोग ही थे जो पूरे दिन में कोल्हू से 30 पौंड तेल निकाल पाते थे, और जो बेचारे ना निकाल पाते थे तो उन कैदियों पर जमादार और नंबरदार द्वारा डंडे बरसाए जाते थे और लात, घूसों और जूतों से पिटाई अलग मिलती थी। जेलर बारी इतना निर्दयी था कि उसके राज में 102 डिग्री से कम बुखार माना ही नहीं जाता था। यानी किसी राजनीतिक कैदी को अगर 102 डिग्री से कम बुखार होता था तो ना तो उसे अस्पताल भेजा जाता था और ना ही कोई छुट्टी मिलती थी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, हमारे देश के महान क्रांतिकारियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था, सिर्फ इसलिए कि ये महान क्रांतिकारी अपनी मातृभूमि को इनके क्रूर शासन से छुड़ाना चाहते थे। इन देशभक्तों ने तो अपना सारा जीवन ही इस आजादी की लड़ाई को समर्पित कर दिया था। कितने सालों तक इन देश प्रेमियों ने ये लड़ाई लड़ी और अपना खून बहाया। अपने देश के लिए ऐसा अंतहीन प्यार वाकई आंखों में आंसू ले आता है। नतमस्तक है देश के ऐसे महान शूरवीरों और क्रांतिकारियों को जिन्होंने इस देश के लिए अंतहीन बलिदान दिए। सावरकर जी और उनके साथी क्रांति के माध्यम से सारे संसार को यही बताना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ये जो क्रूरता, अन्याय और शोषण का खेल खेल रहे हैं उसको समाप्त करना चाहिए। सावरकर जी जब कारावास में थे तो उन्हें अन्न वस्त्र की तकलीफ और मारपीट की तकलीफ तो सहनी पड़ती थी, किंतु उसके अलावा उन कैदियों को एक और भयंकर तकलीफ भी सहनी पड़ती थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह था मल मूत्र पर रोक टोक। वहां पर सवेरे, शाम और दोपहर के अतिरिक्त मल मूत्र नहीं त्याग सकते थे। खास तौर पर राजनीतिक कैदियों के साथ कड़ी सख्ती बरती जाती थी। दोस्तों, सावरकर जी के साथ अन्य कई ऐसे देशभक्त क्रांतिकारी थे जिनसे अत्यंत क्रूरता से पेश आया जाता था। जैसे बंगाल के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था तरुण ज्योतिष चंद्र पाल। इन्हें जब जेल में डाला गया तो जिस कोठरी में इन्हें भोजन परोसा गया था वहां पर एक शौच का बर्तन रखा हुआ था, जिसकी वजह से उस कोठरी में बहुत दुर्गंध आ रही थी। ज्योतिष जी ने सिपाही को जब वह शौच का बर्तन उठाने को कहा तो सिपाहियों ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने खाना फेंक दिया और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, जिससे उन्हें खूनी पेचिश हो गई और उनकी हालत बिगड़ती गई। उनके साथियों ने उन्हें बहुत अनुरोध किया कि वे भोजन कर ले और अंत में उन्हें पागल घोषित कर दिया गया और पागल खाने भेज दिया गया। सावरकर जी के साथ झांसी के एक युवा क्रांतिकारी भी थे जिनका नाम परमानंद था। वे बहुत वीर और तेजस्वी थे। एक बार जेलर बारी ने उन्हें किसी से बात करते देख लिया तो आवेश में आकर बोला कि सीधा खड़े होकर बोलो। इस बात पर परमानंद जी ने बारी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो बारी ने उन्हें गालियां सुनाई। परमानंद जी को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बारी की गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। बारी तो वहां से चिल्लाता हुआ भाग गया, लेकिन परमानंद जी मुसीबत में आ गए और दूसरे 2 उपस्थित जेलर्स ने उन्हें इतना मारा कि उनके मुंह से खून बहने लग गया और बाद में जेल के सुपरवाइजर ने उन्हें इतना मारा कि उनकी मांसपेशियां भी बाहर आ गईं। लेकिन परमानंद जी इतने बड़े देशभक्त थे कि उनके मुंह से आह तक ना निकली। बाद में बस उनके जख्मों पर नाम की मरहम पट्टी लगाकर उनके कमरे में डाल दिया गया। दोस्तों, इस हादसे के बाद बारी के व्यवहार को देखते हुए वहां पर कुछ लोगों ने हड़ताल कर दी और राजबंदियों के साथ होने वाले अत्याचारों में कमी आ गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ये जो अंडमान में जेल बनाई थी, इसका एक कारण यह भी था कि वहां कैदी के साथ वे किसी भी तरह का क्रूर व्यवहार कर सकते थे और ये देखने के लिए वहां निरीक्षण करने वाला कोई नहीं था। लेकिन इन हादसों से राजनीतिक कैदियों ने जेल में उनके साथ होने वाले व्यवहार को सरकार के ध्यान में लाने का निर्णय किया।
सावरकर जी ने बताया कि होतीलाल नामक एक क्रांतिकारी थे जो इलाहाबाद में संपादक थे और उन्होंने कहीं से एक कागज का टुकड़ा जुटाकर एक पत्र लिखा और उस पत्र में क्रांतिकारियों पर होने वाले सभी अत्याचारों के बारे में उन्होंने लिख डाला। और एक दिन यह पत्र सबकी नजर चुराकर बाहर भेज दिया और ये कलकत्ता पहुंच गया। वहां ये पत्र एक संपादक के हाथ लग गया और इसके बाद इस पत्र को अपने बंगला समाचार में निडरता से छपवा दिया। हर तरफ उस पत्र की ही चर्चा होने लगी और अंत में उसका निष्कर्ष यह निकला कि बारी के क्रूर व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। दोस्तों, बारी को सबक सिखाना इतना आसान नहीं था और इस बात का पूरा श्रेय सावरकर जी और अन्य राजनीतिक कैदियों की हिम्मत, निडरता और संकल्प शक्ति को ही जाता है, जिन्होंने ठान लिया था कि वे किसी भी हालत में अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन जेल में कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो अंग्रेजों द्वारा दी गई यातनाएं अब सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने आत्महत्या तक के प्रयास किए और कुछ ऐसे थे जो यातनाएं सहते सहते अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। दोस्तों, अंडमान की जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता था। आने वाले समय में इन कैदियों को और क्या-क्या यातनाएं सहनी पड़ी, जानेंगे अगले एपिसोड में।